स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आज एक वीडियो है कि नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, सीएल कितनी मिलती है, ईएल कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे होते हैं, मेडिकल लीव कितनी मिलती है, मैटरनिटी लीव कितनी है, चाइल्ड केयर लीव कितनी है। सबसे पहले बात करते हैं, पहला है सैलरी। तो मैं मेरी खुद की सैलरी बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि इस महीने की जो सैलरी स्लिप है, सबसे पहले जो आपको बेसिक पे है, जब अपनी ज्वाइनिंग होती है वो लेवल 7 से ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। लेवल 8 तो भी लेट लगेगा, ठीक है। 46,200 अभी जो है हमारा, ठीक है। उसके बाद जो डीए है वह हमें मिल रहा है कितना, 26,796। उसके बाद जो टीए है सरकारी भत्ता वह 1,800 रुपये। उसके बाद डीए ऑन टीए वह 1,044 रुपये। उसके बाद एचआरए जो रूम रेंट होता है वह कितना मिलता है, 4,220 रुपये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नर्सिंग अलाउंस कितना है। नर्सिंग अलाउंस जो है वह मिलता है 9,000 रुपये। उसके बाद बात करते हैं कि एनपीएस नई एम्प्लॉयर कंडक्शन कितनी है, 10,219। उसके बाद डीआर ड्रेस अलाउंस 2,250। उसके बाद टफ लोकेशन अलाउंस 1,250। तो ऐसे टोटल मिला के सैलरी बनती है 1,03,169। अकाउंट में कितने आते हैं, 85,000। जो मेन अकाउंट में जो सैलरी आती है वो 85,000 सैलरी आती है, ठीक है। 85,010। उसके बाद जितने भी पैसे होते हैं वो एनपीएस में कट जाते हैं, ठीक है, जो आपको बुढ़ापे में काम आता है। ये तो सैलरी हो, नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी इतनी होती है, 85,000 होती किसी। अब प्राइवेट में कितनी होती, 8,000। फिर वहां के वो क्या बोलते हैं, किसी को बताना मत, हमने आपको 8,000 से स्टार्टिंग करी। इसलिए मैं आपसे शुरू से कहता आता हूँ कि आप तैयारी करने तो दम ठोक के करें। जब भी घर से लिख लें, तैयारी करने के लिख लें, तो अपने सर पे अपने सोच के लिख लें कि केसरिया बांध के लिख लें। केसरिया मतलब राजस्थान में कहावत है क्या, कि या तो इस पार या उस पार, ठीक है। या तो इस पार करेंगे या उस पार करेंगे। तो ये तो आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन, इसके बाद बात आती है दूसरी कि कैजुअल लीव। कैजुअल लीव क्या है, सीएल, जो आप कभी भी ले सकते हो। जैसे मान के चलो आज मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, सुबह मेरे को अर्जेंट काम आ गया तो मैंने कॉल करा कि सर मेरे को सीएल चाहिए। वो कितनी मिलती है साल में, 8 सीएल 2 आरएच 10, ठीक है। ये होती है 2 आरएच। कौन से होते हैं आरएच, क्या होते हैं, जिस दिन कोई त्योहार होता है, जैसे दिवाली है, होली है, क्रिसमस है, ठीक है। अब इनका भी एक फंडा है, 4 सीएल तो आपको 6 महीने में लेनी है और 4 सीएल आपको 6 महीने में लेनी है, तो ये रिलैप्स हो जाएगी। इसमें से एक आरएच आपको 4 महीने में लेनी है, एक आरएच आपको बाद में लेनी है। ये तो हो गया आपका सीएल, ठीक है, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद तीसरी बात करते हैं अपन, मेडिकल लीव। मेडिकल लीव मिलती है अपन को 10 मेडिकल लीव। अब मान के चलो इनका फंडा क्या है। अगर मेडिकल लीव अगर आपने नहीं ली, मान के चलो अगर आपने रिटायरमेंट से पहले 100 मेडिकल लीव इकट्ठी कर ली, तो ऐसा सुनने में आता है कि आप इनको ईएल में कन्वर्ट करवा सकते हैं, हाफ पे लीव पे आपको ये मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आदमी बीमार पड़ता है ना, बॉडी है अपनी। तो 10 मेडिकल लीव मिलते हैं, ठीक है, 10 मेडिकल लीव मिलते हैं। उसके बाद बात आती है तीसरा पॉइंट, सर मैटरनिटी लीव कितनी मिलती है, 6 मंथ, ठीक है। इसके बाद सर
मदर को तो मिल गई, पापा को मिलती कुछ? हाँ, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन दिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फेटर्निटी लीव वो मिलती है आप लोग को 15 दिन की, जब बच्चा पैदा हो जाता है या होने वाला होता है, ठीक है, उस टाइम आप 15 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। ये होती है पापा की। उसके बाद होती है चाइल्ड केयर लीव, जो ओनली फीमेल को मिलती है, वो 2 साल की मिलती है। वो कब मिलती है? जब तक बच्चा 18 साल तक का नहीं हो जाता, उसमें आप कभी भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये तो आपकी सीएल होगी, मैटरनिटी लीव होगी, ठीक है, मेडिकल लीव होगी। उसके बाद बात आती है ईएल की, इमरजेंसी लीव, अर्न लीव, सॉरी अर्न लीव, ठीक है। ईएल क्या होती है? ईएल में बात करें तो अपन को जो मिलती है ईएल, जो मिलती है 30 ईएल। इसमें इमरजेंसी, जैसे मान के चलो घर पे पापा की तबीयत खराब होगी, 7 दिन की छुट्टी चाहिए, है ना, तो अपन कैसे करें? टोटल तो 8 सीएल है, क्या करें? उस टाइम अपन डॉक्यूमेंट्स लगा के और ईएल लगा सकते हैं। और ईएल का एक फंडा होता है, अगर आपको ईएल चाहिए तो आपको 15 दिन पहले फॉर्म देना पड़ेगा अपने इंचार्ज को, देन वह उसको फॉरवर्ड करेगा, उसके बाद आपका ईएल के कोड आएंगे, देन आपको ईएल मिलेगी। ये ईएल का होता है। अगर इमरजेंसी चाहिए तो आप डायरेक्ट इमरजेंसी भी ले सकते हो, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो, मम्मी पापा की तबीयत खराब होती है वो भी होता है। उसके बाद ये ईएल का हो गया। अगर मान के चलो अगर आपने 100, 200, 300 ईएल इकट्ठे कर लिए, रिटायरमेंट के टाइम आपको इसके पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। वैसा होता नहीं, सामाजिक जीवन है व्यक्ति का, काम पढ़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बनाए तो अपने हिसाब से बनाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन क्या, एक चीज और रहेगी, क्या? प्रमोशन। छुट्टी में सब हो गया, हाँ सॉरी, शिफ्ट वाला मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, महीने में कितने डे ऑफ मिलते हैं साहब? अगर आपकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लग रही है 8 से 2, 2 से 8 और नाइट से 8 से 8, तो आपको मिलेंगे 8 डे ऑफ, ठीक है। अगर मान के चलो अगर आपकी ओपीडी में ड्यूटी लगी और आपकी 9 से 5 ड्यूटी लगी या फिर 8 से 4 ड्यूटी लगी, तो शनिवार का हाफ डे और संडे की छुट्टी, और जितने भी जीएच है, गवर्नमेंट हॉलीडे, जितने भी आरएच है, वो सारे आपको मिलेंगे। ये शिफ्ट हो मेरे तो वैसा भी होगा, ठीक है। 8 डे ऑफ मिलते हैं महीने में, 8-10, ठीक है, 8 मिल जाते हैं, 1-2 सीएल हो जाती है। ऐसा घर बुला के घर पे घुमाते हैं एक बार, ठीक है। सैलरी मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद बात करते हैं साहब प्रमोशन कैसे होते हैं। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, जब आप नर्सिंग ऑफिसर के पद पे ज्वाइन होते हैं, उसके बाद जब आप अच्छा वर्क करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपको वहां पर अगर मान के चलो एसएनओ नहीं है तो वहां पर आपको इंचार्जशिप दी जाती है। वो दी जाती है 1, 2 या 3 साल बाद। उसके बाद बनते हैं, वैसे तो नर्सिंग ऑफिसर के बाद एसएनओ बनते हैं, है ना, उसके अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस होता है। उसके लिए आपको सीआरई की एग्जाम पास करनी होती है, ठीक है। उसके बाद डीएनएस, उसके बाद डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उसके बाद एनएस, उसके बाद चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये सारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है, ठीक है, एसएनओ होते हैं, ठीक है, इसके लिए एग्जाम देनी, है ना। ये प्रमोशन हो गया, नर्सिंग ऑफिसर के होते हैं, ये 3 साल में होते हैं, हर 3 साल में। वैसे तो रूल रेगुलेशन ये है कि ऐसे तो देखा जाए तो 5 साल में इनको प्रमोट करते हैं मेरे हिसाब से, भोपाल में 5 साल में करते हैं आई थिंक, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं साहब ट्रांसफर पॉलिसी का क्या है। ट्रांसफर पॉलिसी होती है कि एम्स में? ट्रांसफर पॉलिसी एम्स में नहीं है। उसके लिए आपको वापस एग्जाम देना पड़ेगा, टॉप रैंक लानी पड़ेगी, जब भी आप अपने ड्रीम एम्स में पहुंच सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है, ठीक है। ये आपको इतनी सारी मैंने क्या बताया, सैलरी, दूसरा बताया आपको छुट्टियां कितनी मिल रही है, तीसरा आपको बताया प्रमोशन कैसे होते हैं, चौथा आपको बताया मेडिकल लीव क्या होते हैं, ये आपको सारे बता दिए।
है ना, इतनी सारी, इतना सारा फायदा है। अब बात करते हैं साहब, जैसा तो आपने फायदे तो बता दिए, पर हमसे तो एग्जाम पास नहीं हो रही, क्या करें। अप्रैल में लगने वाला है नोट से टेम, 4 महीने बचे हैं। 4 महीने में तो आदमी भाई साहब कुछ भी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, अगर आपने नोट्स पढ़े हुए हैं तो, ठीक है ना। अगर 4 महीने में फिर आपसे एग्जाम पास नहीं हो तो छोड़ दो, फिर कोई मतलब नहीं अगर आपने 4-5 अटेम्प्ट दे लिए तो। खाए ना खाए तो कमी रह रही होगी ना। या तो इस बार जान लगा दो या फिर जाने दो, मेरा तो एक रूल रेगुलेशन। या तो अपना दम ठोक के जी जान लगा दो। अगर आप इस तैयारी में घुसे हो ना, तो आप ये सोचो कि यार करना तो है, नहीं तो बिना करें। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी ना, तो लोग बाग आपका मजाक उड़ाएंगे। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था, 2 साल तक पढ़ा, 3 साल तक पढ़ा, सिलेक्शन नहीं हुआ, और नौकरी लगते ही वो लाइब्रेरी के दिन भूल जाएंगे, वो सिलेक्शन के दिन भूल जाएंगे सब। अरे हमको तो पता था हमारा नाम रोशन करेगा। और नौकरी नहीं लगी तो लोग आपको बीए कर ली, एमए कर ली, बीएससी नर्सिंग कर ली, बीटेक कर ली और निठल्लड़ हो गए, बाप के पैसे पल रहे। ये नहीं सुनना है हमें, एक अंदर इंटरनल मोटिवेशन जगाना है। देन उसके बाद अपन को उस हिसाब से तैयारी करनी है कि यार हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि हमें पूरी रात दिन पढ़ना है, ये करना है, ये करना है। कम पढ़ो लेकिन सुपरफिशियल पढ़ो, अच्छा कंटेंट पढ़ो। मैं कहता हूँ कि जेडी नर्सिंग इंस्टीट्यूट का जो संकल्प बैच है वो उससे बेस्ट कुछ नहीं, मैं खुद उसको लूंगा, क्योंकि हम भी अब हमारा टाइम हो गया। कल लिए 2-3 साल बजे हिमाचल में, तो हम भी जाएंगे यहाँ से, ठीक है। हम भी एग्जाम देंगे, अगर होता है सिलेक्शन तो जाएंगे, अगर नहीं होता है तो यहीं कर रहे हैं जो, ठीक है। इसलिए तैयारी कंटिन्यू रखें। और एक बात ये होती है कि आप एग्जाम दे के आते हो और 1 महीने का गैप हो गया, ये लो जी आराम से, वो 1 महीने में सब साफ। तैयारी जब तक कंटिन्यू रहनी चाहिए जब तक आपकी एग्जाम चल रही है। पेपर आपको पास करना ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि सोना जितना होता है उतना ज्यादा घिसता है, उतनी चमक होती है। एग्जाम में फेल हो रहे हैं तो होने दो, टेंशन नहीं लेना है, कभी ना कभी तो पास हो गए सही, ये है ना, कभी ना कभी तो अपना दिन आएगा ही सही। ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान का दिन आता है, किसका दिन नहीं आया, सबका दिन आता है। किसी ने बचपन में गरीबी देख ली तो उसने जवानी में अमीरी देखी, जिसने बचपन में अमीरी देखी उसने जवानी में गरीबी देखी। पैसा जो है कभी ना कभी तो खत्म होगा। गवर्नमेंट सर्विस एक आपको क्या एक सेफ्टी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट सर्विस के पीछे लोग पागल क्यों हैं? गवर्नमेंट सर्विस एक आपको सेफ्टी प्रोवाइड, 1 तारीख को जो अलार्म बजता है ना सैलरी का, वो आपकी जिंदगी भर बजेगा। ये एक अच्छी प्रायोरिटी है। और जब तक बजेगा जब तक आप जिंदा हो, बूढ़े हो जाओगे इसके बाद भी बचेगा, बच्चों को अगर मिलती है पेंशन, ठीक है। एम्स तो ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपका सब जगह इलाज फ्री है। एम्स में भी आपका इलाज फ्री है अगर EHS कार्ड हो जाता है, यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, अच्छे से पढ़ें, मस्त तरीके से पढ़ें, आराम से पढ़ें, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। स्ट्रेस लोगे, मैंने भी खूब स्ट्रेस लिया, 1-1.5 साल तक नहीं हुआ सिलेक्शन। 2 महीने बिना स्ट्रेस के पढ़ाई करिए, आराम से टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन सबका होगा, आराम से होगा, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से पढ़ें। इसी बात के साथ धन्यवाद।